रुचि है और ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो में हमने यूरोपीय संगठन और एशियान देशों के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में मुख्यतः चीन के बारे में और कोरिया और जापान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बातें शुरू करने के पहले हम देखते हैं नक्शे की ओर देखते हैं कि हम विश्व के किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये नक्शा देखिए, अभी हमने यूरोपीय संगठन यूरोप में है, एशियान देश ये हैं यहाँ वाले, और अब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कोरिया के बारे में पढ़ेंगे और जापान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी किताब की ओर आते हैं। हम सब जानते हैं चीन आज की स्थिति में काफी दबदबे वाला देश है। उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है और विश्व में उसका एक अपना दबदबा है। हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या नीतियां थी, चीन के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा क्या किया जो चीन आज इस स्थिति में पहुंचा। में 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई और उसका ढांचा वही था जो सोवियत संघ का था और आर्थिक विकास भी वैसा ही था जैसा सोवियत संघ का था। तो इस कारण चीन में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पर चीन ने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया और इसके लिए चीन को अपने ही संसाधनों से गुजारा करना सीखा। तो चीन ने अपने ही देश में बहुत सारी चीजों का उत्पादन शुरू कर दिया। ये लगभग वैसा ही मॉडल था जैसा सोवियत संघ में हो रहा था। इस तरह से चीन को औद्योगिक अर्थव्यवस्था करने के लिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए काफी अच्छा एक बैकग्राउंड मिल गया, काफी उसको सपोर्ट मिल गया, उसके उद्योग धंधे अच्छे हो गए। चीन ने कृषि से पैसा निकाल के सरकार नियंत्रित उद्योग धंधों पे लगाया, तो उद्योग धंधे बड़े हो गए। इस तरह से चीन ने अपने नागरिकों को अधिकतर नागरिकों को शिक्षित कर लिया और उनको उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं दी। और इन 2 चीजों में वो कई विकसित देशों से भी आगे निकल गया। लेकिन फिर भी चीन थोड़ा लड़खड़ा रहा था। 1970 के दशक में चीनी शीर्ष नेतृत्व ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे चीन बाजारवादी हो गया। चीन ने 1970 के दशक में विश्व से अपना कटा होने का जो उसका फैसला था उसको तोड़ा। तो मुख्यतः उसने क्या किया, 1972 में अमेरिका से संबंध बना के अपना राजनीतिक संन्यास और राजनीतिक और एक आर्थिक एकांतवास को खत्म कर लिया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने घोषणा की कि चीन जो है वो कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करेगा, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ज्यादा ध्यान देगा। उसके बाद 1978 में 5 साल बाद डेंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों का और खुले द्वार की नीति का घोषणा की। इससे क्या हुआ, अब चीन बाजार की ओर देखने लगा। 1949 से 1970 तक चीन ने अपने यहाँ उत्पादन किया, विश्व से अलग रहा और अपने संसाधनों के जरिए अपने उत्पादन को बढ़ाया। 1972 में अमेरिका के साथ पहला समझौता किया। 73 में उसने सोचा कि अब हम अपनी उद्योग, कृषि, सेना और प्रौद्योगिकों को बढ़ावा देंगे और फाइनली 78 में उसने कहा कि ठीक है, अब हम बाजार की ओर देखेंगे, बाजार मूलक नीतियों की ओर ध्यान देंगे। पहला काम क्या किया, चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया। यानी उसके पहले तक जो खेती होती थी वो भी सरकार के द्वारा होती थी। निजीकरण करने से लोगों के हाथ में पैसा आया और वहां पर उन्नति दिखी। उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया, तो वहां पे भी
विकास दिया। अगर आप ध्यान याद रखें तो उसी वक्त जब सोवियत संघ 1992 में टूटा था, उसके बाद यूरोप में शॉक थेरेपी चालू हो गई थी। मतलब कि वहाँ पे भी कम्युनिस्ट सरकार के चलते धंधे और सभी चीजों पे सरकारी नियंत्रण था, और शॉक थेरेपी के जरिए अचानक से सब चीजों का निजीकरण कर दिया। परंतु चाइना ने अचानक से निजीकरण नहीं किया, उसने एक चरणबद्ध तरीके से एक योजना के तहत चीजों को निजीकरण किया। इसके बाद उद्योग धंधों को निजीकरण करते वक्त चाइना ने विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बनाए, जिसे कहेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप इंडिया में कभी ध्यान देंगे तो इंडिया में सुना होता है SEZ बनने वाला है, कई लोग SEZ कहते हैं। दिस ये वही है, विशेष आर्थिक जोन बनाए, और उन आर्थिक जोन की नीतियां ऐसी रखी कि वो विश्व के देशों के लिए, वो चाइना की वो जगह इन्वेस्टमेंट के लिए काफी आकर्षक हो गए। तो काफी सारे देशों ने वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट किया, जैसे काफी सारी कंपनियां अपना सामान चाइना में बनवाती हैं, क्योंकि वहां की नीतियां इस तरीके की है। पर चाइना ने सिर्फ 6 इकोनॉमिक जोन बनाए और भारत में 200 इकोनॉमिक जोन है। तो ये सोचने वाली बात है, जिसके बारे में आप सोचिए कि ऐसा क्यों है। इससे क्या हुआ, चीन की जो उद्योग धंधे हैं और अर्थव्यवस्था और बढ़ी, और चीन का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। अब चीन का जब विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, तो चीन ने अब दूसरे देशों में निवेश करना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के, एशिया के कई देशों में चीन ने निवेश किया, जिससे चीन के प्रभुत्व में और बढ़ावा आया। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि चीन के इस विकास मॉडल का मतलब ये नहीं है कि चीन के हर नागरिक एक के पास संपन्न है और हर नागरिक खुश है। कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। वस्तुतः बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। महिलाओं की स्थिति वहां आज भी अच्छी नहीं है। जैसा यूरोप में पहले महिलाओं की स्थिति 18वीं सदी में, वैसी ही स्थिति है। और इस आनन फानन दौड़ में पर्यावरण की चीन ने बिल्कुल चिंता नहीं की है। तो पर्यावरण में असर पड़ा है, गांव और शहरों में भेद ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी चीन एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब अगर हम देखें, इसके बाद जब चीन का विदेशी भंडार बढ़ गया, तो 1997 में चीन जब एक आर्थिक संकट आया, तो चीन ने आसियान देशों की भी मदद की। उसके कारण आसियान देश और चीन का व्यापार इतना बढ़ गया है कि कई देशों ने उसके साथ उसकी बातों को, मतभेदों को किनारे करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। भारत के संबंध में देखा जाए तो चीनी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों काफी विशाल है। जैसे भारत देश है और भारत संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई है, उसी तरह चीनी संस्कृति चीन के आसपास के देशों में फैली हुई है। तो ये देश जो है, इनकी एक भौतिक सीमा तो है ही, परंतु इनकी सांस्कृतिक सीमा भी ज्यादा है, भौतिक सीमा से कहीं ज्यादा है। तो दोनों देश काफी दिनों तक अपनी सीमाओं में और सांस्कृतिक सीमाओं में काफी खुश थे। 19वीं सदी में जब दोनों देशों का आमना सामना हुआ, तो दोनों को समझ में नहीं आया क्या करें। 1948 में जब भारत के आजाद होने के 1947 में भारत के आजाद होने के बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पे अपना अधिकार जताया। तो वो एक थोड़ा मुश्किल समय था, और भारतीय सीमा पर चीन ने अपनी बस्तियां बसा ली। इससे भारत और चीन के संबंध अचानक से गड़बड़ हुए। उसके बाद 1962 में चीन ने लड़ाई भी कर दी, भारत पे आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत को सैनिक रूप से नुकसान हुआ। भारत की सेना को पराजय झेलनी पड़ी। इस लड़ाई का असर ये हुआ कि 1976 तक भारत और चाइना एकदम कटे कटे रहे, उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे जब 1970 के दशक में चीन ने बाजारवादी नीतियों के बारे में सोचा, तो भारत की तरफ से भी संबंध सुधरना शुरू हुए। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी चीन का दौरा करने गए, संबंध को सुधारने के लिए। संबंध सुधरे, ये बात हुई कि हम अपनी सीमा की कुछ पोस्ट को खोलेंगे व्यापार के लिए, और बात बढ़ेगी, और बात वास्तव में बढ़ी भी। 1999 में भारत और चीन के बीच
से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% की दर से बढ़ा है। तो अगर देखो तो 1992 में 33 करोड़ का 80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 1997 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। तो भारत और चीन दोनों जानते हैं कि दोनों बड़े देश हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर दोनों का विश्व में अपना स्थान है, दोनों की सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है और दोनों पड़ोसी हैं और दोनों विकास करना चाहते हैं, दोनों युद्ध को टालना चाहते हैं। तो बातचीत का रास्ता दोनों ने हमेशा खोल के रखा है और इसलिए अब दोनों के अधिकारियों में, नेताओं में ज्यादा बात होती है और ज्यादा मेल मिलाप होता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भारत का परमाणु हथियार परीक्षण चीन के लिए अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। चीन और भारत दोनों समझदार देश हैं और समझदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं जापान की ओर। जापान देखिए, नक्शे में देखिए कितना छोटा सा देश है। ये चीन तो फिर भी बड़ा है, जापान देखिए कितना छोटा सा है। कोरिया और नॉर्थ कोरिया उससे भी छोटा है। जापान औद्योगिकी के हिसाब से बहुत प्रगति वाला देश है, उसने बहुत प्रगति की है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, अधिकतर कच्चे माल का आयात ही होता है, लेकिन फिर भी जापान ने बहुत तेजी से प्रगति की है। 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन को ज्वाइन किया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बना। 2017 में जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एशिया का अकेला देश है जो G7 में शामिल है। जापान के संविधान, ध्यान देने योग्य बात यह है, ये बहुत ही ध्यान देने की योग्य बात है कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके को जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। इसका मतलब है कि जापान युद्ध को हमेशा के लिए त्याग करता है। ये 1945 में परमाणु बम की विभीषिका को झेलने के बाद का जापान है। जापान ने उस बर्बादी को देखा है और उसके बाद जापान ने इतनी उन्नति की है। ये बहुत ही अचंभे वाली बात है। जापान अपने अनुच्छेद में, अपने संविधान में संशोधन करने के बाद जापान अपने सकल घरेलू उत्पादन का सिर्फ 1% सैन्य व्यय पे खर्चा करता है और उसके हिसाब से भी विश्व में जापान का 7वां स्थान है। जापान जो है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान करने के लिहाज से जापान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो जापान वास्तव में बहुत शक्तिशाली देश है, पर आप सोच सकते हैं कि अगर वो वास्तव में अपनी सेना और सब चीजों पे खर्चा करे तो कितना बड़ा हो सकता है। जापान के कुछ ब्रांड आपने सुने होंगे, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा, सब जापानीज। अब हम कोरिया की ओर चलते हैं। कोरिया जो है, नक्शे में देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया चाइना से दोनों लगे हुए हैं, चाइना और जापान से के बीच में आते हैं। इनका भी ये हुआ कि द्वितीय विश्व के युद्ध के बाद उत्तर और दक्षिण कोरिया अलग अलग हो गए। 1950 और 93 के दिन के बीच में इनके बीच में काफी युद्ध हुए, शीत युद्ध हुए, जिससे दोनों के बीच में काफी प्रतिद्वंदता बढ़ी। लेकिन जो दक्षिण कोरिया था वो सत्ता के केंद्र के रूप में उतरा। 1960 से 80 के दशक के बीच में दक्षिण कोरिया का विकास इतना हुआ कि उसको हान नदी पे चमत्कार कहने लगे। मतलब दक्षिण कोरिया के में से एक नदी निकलती है, हान नदी, उसमें दक्षिण कोरिया चमत्कार के जैसा विकास हुआ और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी हो गई। मतलब जापान तीसरी, दक्षिण कोरिया 11वीं। तो ये वास्तव में बड़े उन्नति करने वाले देश हैं। अगर आप ब्रांड सोचे तो सैमसंग, LG और हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में कई समझौते हुए और जो उनके बढ़ते हुए वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। तो इसके साथ ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ नोट्स बनाइए। धन्यवाद।